Welcome to another episode of Meet the Past. We are really sorry to keep you all waiting since we were busy with our schedules and we hardly find Sir Hamza Abbasi, who is very much occupied these days with his students. So is Mr. Anis. अली काशमी So- अली काशमी उतने ही मसरूफ है जितना मैं मसरूफ हूँ, लेकिन ये मुझसे ज्यादा मसरूफ है, बता नहीं रहे। सर तो हमारी आज के एपिसोड कंटिन्यूएशन है ज़ियाउल हक के टेन्योर की, जिसके अंदर से हम इस्लामाइजेशन वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इस्लामाइजेशन टू अदर रिफॉर्म्स एंड अदर इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स ड्यूरिंग हिज reign. So shall we start with the अफगान मिरेकल सर? मिरेकल और डिजास्टर, राइट? अब ये फैसला आप करेंगे, आप इसके ऊपर में रोशनी डालेंगे ताकि हम इस पर फैसला कर सकें कि क्या वाकई अफगानिस्तान की ये जंग पाकिस्तान के लिए इतनी ही ज़रूरी थी जितनी ज़ियाउल हक साहब ने पूरी कौम को बताया, और क्या ये जंग हमारे लिए वाकई करिश्माती और मौजज़ाती कोई मामला था, या इस जंग ने हमारे लिए मज़ीद मसाइल जो है वो पैदा किए, और ऐसे मसाइल पैदा किए जो हम आज की तारीख तक भुगत रहे हैं। आपको सर- इसके बारे में क्या है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जंग में कोई भी कौम या मुल्क अपनी मर्जी से नहीं जाता, वो उस पर मुसल्लत कर दी जाती है। यूएसएसआर 1979 में अपनी फुल फोर्स के साथ अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है। हालांकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि यूएसएसआर ने अटैक किया था। इनफैक्ट जो काबुल गवर्नमेंट थी उस वक्त, जो कि एक प्रो कम्युनिस्ट सेक्युलर गवर्नमेंट थी, उसने खुद इनवाइट किया था यूएसएसआर को, बिकॉज उनको इस बात का खदशा था कि जो इस्लामिस्ट हैं, जो कि आउट ऑफ द वॉल, काबुल की वॉल से बाहर रहने वाले लोग हैं, वो उनकी हुकूमत को टॉपल ना कर दें। मेनली टुवर्ड्स द साउथ ऑफ जी, अफगानिस्तान। जी। ये तो कंधार उनको वगैरह का स्ट्रेंथन division करने के लिए उस गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसएसआर अपनी फुल फोर्स के साथ आके बैठ जाता है, और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान बिकम ए फ्रंटलाइन एलाय ऑफ द वेस्ट। अब आप उसको नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ये पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिर्फ मिनट, फवाइद कतकला गिना- भी माफ। आपके ख्याल में पाकिस्तान के ऐसे कौन से इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की तकरीबन उस वक्त 8 से शायद 10 करोड़ की आबादी को उठा के एक ऐसी जंग में झोंक दिया जनरल ज़ियाउल हक ने, जिसका उनके पास किसी किस्म का कोई मंतकी जवाब, मींस लॉजिकल आर्गुमेंट मौजूद ही नहीं था? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन था? ऐसा नहीं है सर। वजह यह है कि अफगानिस्तान ठिकाना था, पाकिस्तान निशाना था। मैं आपको इस बात पे प्रूफ कर सकता हूँ सर। यूएसएसआर एक बड़ी इकोनॉमी बनने में जो चीज उसको रोक रही थी वो थे वार्म वाटर्स थे बलूचिस्तान के पास, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इसकी हाईली पॉसिबल था कि जब वो यूएसएसआर जो एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा रखता है और कम्युनिज्म को प्रमोट करता है दुनिया के अंदर, मैं ये नहीं बोला कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज बहुत कोई नेक पास हैं, लेकिन अच्छा, सिर्फ 15 कंट्रीज के ऊपर पहले इन्वेट कर चुका हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान तक ही महदूद रहता है और पाकिस्तान नहीं आता? कौन से 15 मुल्क जिसकी इन्वेजन की आप बात कर रहे हैं? आप खुदा न खास्ता तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जितनी भी यूक्रेन वगैरह, आपके ख्याल में ये इन्वेजन था? सर वो तो खुशी से यूएसएसआर के साथ एक माइटी इकोनॉमी के साथ, एक माइटी पावर के साथ, जार बॉम्बर 250 मेगा टन्स का एटम बॉम्ब अमेरिका के पास भी नहीं है, उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो वो तो खुशी उनके सर, साथ जब आप अपनी मर्जी के रिजीम चेंज कर लेते हैं तो वो रिजीम आपके साथ ही होती है। अच्छा, ये बात आप भी अच्छा, जानते हैं। बहरहाल, मैं इसके फवाइद गिनवा देता हूं ना। पॉइंट अभी आपको इसके फवाइद गिनवा आपने देता हूं। वार्म वाटर पोर्ट की बात की। जी हाँ। तो हजरत वार्म वाटर पोर्ट खाली बलूचिस्तान तो नहीं थी, वार्म वाटर पोर्ट तो ईरान की थी। चाबार सर, ईरान वाज आउट ऑफ ऑप्शन। ईरान Why? वाज आउट Why? बिकॉज ईरान के अंदर एक इस्लामी इनकलाब आ चुका था, जिसके अंदर कम्युनिज्म की खास तौर पे उमूमन कम्युनिज्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं पॉसिबल थी। तो पॉइंट टेकन। थैंक यू You should मैं be आपको welcome. फवाइद गिनाता हूँ Like- ना, आपको फवाइद गिनाता हूँ, ठीक है? व्हाई डू वी कॉल इट अफगान मिरेकल? हमारे सिलेबस में भी इसको मिरेकल, बिकॉज इट वाज अ वॉर फॉर अफगानीज बट अ मिरेकल फॉर पाकिस्तान इन सो मेनी सेंस। हाँ, इट हैड सो मेनी ड्रॉबैक्स एज वेल, लेकिन आप सोचें $3.2 बिलियन की यूएस आपको एड प्रोवाइड करता है, जिसका 40% 4.5 आई बिलीव। ओके, जिसका 40% जाता है आपकी आर्मी को, जिससे वो जाहिर सी बात है अपने वेपनाइजेशन और वो सब चीजें स्ट्रांग होती हैं। ये वो दौर है जिस वक्त में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर
कंप्लीट कर चुका होता है, सिर्फ हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की कमी होती है। ये वो दौर है सर जब पाकिस्तान को 3 तरह की एड मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज से। एक रेफ्यूजी अकोमोडेशन के लिए, एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और तीसरी वॉर के लिए। ये वो दौर है सर जब हमारे वेपन सिस्टम्स, हमारे रॉकेट्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे टैंक्स वर स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस, जिसकी वजह से हम आज तक टू सम एक्सटेंट मैं इंडिया के ऊपर एज रखते मैं हैं। आपकी थोड़ी-सी सर, यहाँ पे तस्हीह सर, करना मेरी चाहूँगा। बात मुकम्मल देखिए, करें। आपने इसमें कहा कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो अटेन कर चुका था और सिर्फ़ जो है वो उसको डिप्लॉय करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो अमेरिका के साथ अलाइन करके पाकिस्तान हासिल कर नहीं, सकता नहीं, था। नहीं सर, अमेरिका के साथ नहीं, चाइना के साथ। अच्छा, लेकिन देखिए, अमेरिका जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अमेरिका रिमेन्स साइलेंट। जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात का ताल्लुक है, पाकिस्तान के पास हेवी वाटर रिएक्टर ऐसा 1986 ही तक है नहीं सर, था। ऐसा ही है, नहीं था, लेकिन तो जिस वक़्त जंग शुरू हुई है उस वक़्त तक तो पाकिस्तान शायद न्यूक्लियर जो कैपेसिटी थी उसके तो शायद मिड में खड़ा था। ख़ैर एनीवे, आपने ये ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा सर इम्पोर्टेंट था। और अच्छा, और फ़वाइद बताइए। सुनते हैं चलिए, सर। और फ़ज़ाइल, अब तो आपके फ़वाइद से बात मेरे निकल के फ़ज़ाइल पे चली गई है। आपके मेरे खाला, फूफो, नाना, चचा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे लिए वीज़ा पॉलिसीज़ आसान करती थी, बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ आज जाने के लिए आपको 6 महीने की विज़िट वीज़ा के लिए 6 महीने की वेटिंग होती है। वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा हो जाता है पाकिस्तानियों का, वो वहाँ पे जाके सेटल होते हैं और सालाना $4 बिलियन पाकिस्तानी अपने मुल्क में भेजते हैं, जो आज तक हमारी रेमिटेंस, हमारे मुल्क की बैकबोन है, इकोनॉमी की बैकबोन है, जो एग्री। कि ज़िया के टाइम पे हुई। अब ठीक है, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसके कॉन्स बता दें आप? देखिए, कॉन्स इसके काफ़ी सारे हैं। आप एक ऐसी जंग में कूदे और आप एक ऐसी कौम के लिए जंग में कूदे कि जिसकी हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से भी नाराज़ है। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट वाहिद वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने 1947 में पाकिस्तान की यूएनओ में एंट्री के वक़्त पाकिस्तान की के खिलाफ वोट किया। इवन इंडिया ने पाकिस्तान के हक में वोट कर रहा है। जी आप हाँ। देखिए, इंडिया जी हाँ, पाकिस्तान जी के हाँ, हक जी में हाँ। वोट कर रहा है, अफ़गानिस्तान सर पाकिस्तान वो के खिलाफ वोट कर रहा है। पख्तूनिस्तान इश्यू का देखिए, प्रॉब्लम भी था। बिल्कुल है ना, यानी कि आप इन द लॉन्गर रन आप देखें, पाकिस्तान की एम्बेसी पे हमला हो जाता है। दुनिया में किसी मुल्क, दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी पे हमला नहीं होता, काबुल में हो जाता है। और सर ये काबुल की अफ़गान और वॉर से काबुल कैसे रिलेटेड देखिए, है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे रिलेटेड है कि आप ऐसी कौम की मदद करने के लिए, ऐसे मुल्क की मदद करने के लिए आप अपने दरवाज़े खोल रहे हैं, आप अपनी ज़मीन उनके ऊपर जो है वो वाह कर रहे हैं, अपने आप को उनके लिए पेश कर रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो आपकी एक्जिस्टेंस से भी नालायक हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अफ़गानिस्तान, मैं मानता हूँ इस बात को कि आपका ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मैटर ये नहीं है कि हुकूमत क्या है, मैटर ये है कि दोनों तरफ जो है वो 2 भाई रह रहे हैं। ड्यूरेंट लाइन जो है वो उन लोगों के नज़दीक तो शायद एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, जिनके आधे ख़ानदान इस तरफ हैं, आधे ख़ानदान उस तरफ हैं। लेकिन जब वो अफ़गान महाजिरीन, तकरीबन 3 साढ़े 3 मिलियन अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान के की टेरिटरी पे आए, तो वो अपने साथ जो है वो खाली हाथ नहीं आए। वो अपने साथ इतना असलहा लेकर आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान ये पश्तून आइडियोलॉजी जो है ना, उसमें जो है वो एक बड़ा मशहूर जुमला रहा है, एक फ़िल्म का नाम भी था, टोपक ज़मा कानून। तो टोपक मतलब बंदूक, बंदूक मेरा कानून, तो उनकी ज़िंदगी बंदूक के इर्द-गिर्द घूम रही है। और जब वो वहाँ से निकले तो वो इतना असलहा लेकर आए यहाँ पे, और उसके बाद फिर शूमाए किस्मत कह लें या खुशकिस्मती कह लें, क्या है, रशिया हार गया और उसके बाद जो माले गनीमत के तौर पे AK-47 से लेके लाइक ऑटोमेटिक पिस्टल्स और अल्लाह जाने पता नहीं कौन-कौन सा आतिशी असला पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान की सड़कों पर थोक के भाव अवेलेबल था। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका एक और बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान से महाजिरीन की इतनी बड़ी तादाद आई, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे थे जराइम पेशा भी थे, जो हर सोसाइटी में होते हैं, हर माशरे में होते हैं, हमारे माशरे में भी हैं। और उसके साथ वो एक ऐसी खतरनाक चीज़ लेकर आए कि अनीक भाई, आप मुझसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं। मैंने पाकिस्तान की पूरी एक नस्ल इस सफ़ेद ज़हर के ज़रिए तबाह होते ओपियम, देखी है। ओपियम के पौधे के ज़रिए बनने वाली एक केमिकल ड्रग, जिसको हेरोइन कहा गया, हेरोइन। राइट? उस हेरोइन ने, आप माने ना माने, आप आर्काइव्स उठा के सर देख लें, 4 मिलियन हेरोइन पाकिस्तान एडिक्ट्स थे। पाकिस्तान की एक पूरी जवान नस्ल को वाइप आउट कर दिया। तो अफ़गानिस्तान की जंग, और दूसरी बात ये कि आज के दौर में हम देख लें, अफ़गान बाशिंदों की पाकिस्तान में मौजूदगी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या ये वो प्राइज़ नहीं थी जिसको हम डिज़ास्टर कह सकते हैं? सर यहाँ पे बात वही आ जाती है कि क्या पाकिस्तान को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था या नहीं? हाँ,
मेरे ख्याल में पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की मस्त थी, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स को पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सका। आपकी सारे पॉइंट्स क्योंकि आर्काइव्स में मौजूद है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तो मैं इसे डिनाई तो नहीं करूँगा। लेकिन सर बात ये है, मेरा आपसे ये यहाँ पे आखिरी सवाल है इस मौज़ू के बारे में कि आपके ख्याल में क्या अफ़गान जिहाद एक लेजिटिमेट जिहाद नहीं था? क्या मुसलमानों के ऊपर अगर एक दहरिया हमला करता है, एक कम्युनिस्ट कंट्री जिसका दीन किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसी कंट्री कारपेट बॉम्बिंग करती है और लाशों के अंबार लगा देती है, वहाँ पे क्या मुसलमानों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो जाएँ और वहाँ पे जिहाद करें? बिल्कुल बनता है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो क़िताल करते हुए और जिहाद करते हुए गुज़ारा है, तो और उसमें कई दफ़ा ऐसा है कि मुसलमानों की मदद और उनकी नुसरत के लिए अल्लाह के नबी ने, उनके सहाबा ने इक़दाम किए। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक़्त, पाकिस्तान की रियासत को उस पर्टिकुलर मौके पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की इंटेंसिटी और उसकी इंटेंशन को समझने की ज़रूरत थी, जो मेरे ख़्याल में शायद उस वक़्त हम नहीं समझ सके, जिसका नुकसान उस वक़्त भी हुआ और उस जंग को ख़त्म हुए अगर आप 1988 से लगा लें तो तकरीबन 35 साल का अरसा गुज़र चुका है और उसकी बाज़गश्त या रेज़ोनेंस आज अभी तक तक हम सुनाई दे महसूस कर रहे हैं। सर, तो एनीवे यहाँ पे मैं आपके एक एक आप ही के मौक़िफ़ को की तायीद करते हुए एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सर पाकिस्तान के इस वॉर में जाने से पहले दुनिया वाज़ बाइपोलर। दुनिया की 2 साइड्स थी, यूएसएसआर, ईदर यू आर अ फ्रेंड ऑफ यूएसएसआर और यू आर द फ्रेंड ऑफ यूएसए। पाकिस्तान इज़ द कंट्री दैट मेड दिस वर्ल्ड यूनिपोलर। आप वैसे इस बात से एग्री करेंगे? यूएसए थोड़ा-सा को सुपर पावर बनाने में वैसे ऑन अ लाइटर नोट पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल। ऑन अ लाइटर नोट ढाई पोलर थी, सही है। आधी सुपर पावर चाइना भी इमर्ज हो चुकी थी और रशिया के खत्म होने के बाद दुनिया दोबारा बाइपोलर ही हो गई, क्योंकि अमेरिका के पास एक और एनिमी आ गया, दैट वाज चाइना। तो यस, वी डिड प्ले अ पार्ट इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनाइटेड सोशल सोवियत रिपब्लिक यूनाइटेड और सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि द सिंबल ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाज द ब्रेकडाउन ऑफ द बर्लिन वॉल। जब बर्लिन वॉल टूटी है तो उसके एक हिस्सा, एक टुकड़ा जो है वो जनरल जनरल हमीद गुल। हमीद गुल साहब को गिफ्ट किया गया हुँ, एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस द दैट फाउंडर ऑफ ही, फिफ्थ जनरेशन वॉर। यस, द पर्सन हु वाज बिहाइंड दिस। एनीवे, ज़िया-उल-हक का ये कारनामा आपकी नज़र में और ज़िया-उल-हक का ये कारनामा मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम हिस्सा है और ज़िया-उल-हक के पूरे दौर इक़्तिदार में ये छाया रहा। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके अलावा और कुछ डोमेस्टिक फ्रंट पे और इवन इंटरनेशनल फ्रंट पे ज़िया-उल-हक ने बहुत सारे और कारनामे भी सर अंजाम दिए, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में, एक पाकिस्तान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस्लाम की पाकिस्तान की रियासत के फ़ैसलों में जो है वो ज़िया-उल-हक के बकौल कि उन्होंने इस्लाम को इसमें इंटीग्रेट किया, तो मजलिस शूरा बनी। हमने पिछली एपिसोड में, पिछले किस्त में हमने बात की थी फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से। मजलिस शूरा के बारे में आपका क्या ख़्याल है? सर मजलिस शूरा एक अल्टरनेट इस्लामिक पार्लियामेंट है। देखिए मैं अगेन अपने मौक़िफ़ से कायम हूँ कि हर चीज़ अपनी बिगिनिंग के अंदर वीक होती है। उस सिस्टम को अगर चलने का मौका दिया जाए तो उसमें से फिर आउटकम निकलता है। कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो या कोई डिक्टेटरशिप हो, उसको शुरू में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ज़िया की इस्लाम से मोहब्बत को डिनाई नहीं कर सकते कि उसने उलमा को असेंबलियों में लाके बिठाया और इस्लामी फलाही रियासत के क्लोज़र लेके जाने की कोशिश करी हाउएवर देखिए, उलमा तो 1885 में पहले ही पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। मुफ्ती महबूब साहब पार्लियामेंट में थे, मौलाना सर शहबाज नूरानी साहब पार्लियामेंट में थे, मौलाना कौसर सर नदवी साहब मजलिस पार्लियामेंट शूरा में थे। वाज़ कंप्लीटली उलमा बेस्ड। अगर आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि इट वाज़ ऑल द टीम ऑफ उलमास दैट आर गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर एंड देखिए, मजलिस शूरा के लेजिस्लेशन नाम ऑफ से तो लग रहा है पाकिस्तान। कि ऐसे मशवरा करने के लिए थे। सर मजलिस शूरा का आप देखिए मज़ाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये इस्लामी खिलाफत के अंदर मजलिस शूरा और नहीं, मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा बिल्कुल। मजलिस शूरा और मजलिस आमा का ही किरदार होता था तो क्या इस्लामिक आपके ख़्याल सिस्टम ऑफ एक मिनट, क्या आपके ख़्याल में गवर्नेंस में। ज़िया-उल-हक की बनाई हुई मजलिस शूरा को ये इख्तियार हासिल था कि वो ज़िया-उल-हक के किए हुए फैसलों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? सर
अगर आप ज़िया के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तो फिर इसके अंदर तो बहुत सारी नहीं, चीज़ें आपको सवाल मिल जाएँगी, मासूमाना लेकिन सवाल। लेकिन ज़िया ने मल्टीपल कैटेगोरिकली मल्टीपल टाइम्स उलमा को ये राइट दिया था कि वो क्रिटिसाइज़ कर सकते थे ज़िया की पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन वो क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? ज़िया तो उनके मशवरे के बगैर इस्लामाइज़ेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं करता था। अच्छा, माय चलिए। पॉइंट इज़, सर आगे चलते हैं इसको रेफरेंडम तक लेके। रेफरेंडम करवाते हैं जनरल ज़िया-उल हक साहब, यार दिन यार सर प्लीज़ देखिए प्लीज़ ऐसे यार 98% वोट लेके जीता था मेरा उन 10% लोगों में से जो घरों से बाहर मुजाहिद निकले, इस्लाम। यार हद सर होती है। सर सुन तो टोटल लें। 10% सर लोगों ने इस इवेंट तो एक्सप्लेन करने, रेफरेंडम को कोई अहमियत दी। सर तो टोटल इवेंट तो पाकिस्तान एक्सप्लेन करने चलिए दें। जी करिए आप। रेफरेंडम आज की मैं भी नई डेफिनिशन, नई डेफिनिशन द देखूँगा। रेफरेंडम व्हाट वी कॉल रेफरेंडम जो होता है वो इलेक्शन से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, येस विद ज़िया एंड इस्लामाइज़ेशन एंड नो विद ज़िया एंड इस्लामाइज़ेशन। तो इस डिक्टेटरशिप के अंदर भी आपको डेमोक्रेसी की एक झलक नज़र आती है कि ज़िया अवाम से ये ओपिनियन लेना चाहता है कि क्या तुम मेरे हक में हो? क्या इस्लामाइज़ेशन की पॉलिसीज़ को पसंद करते हो? सर मुल्क का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जमात-ए-इस्लामी और इससे रिलेटेड सारी तंज़ीमें और मुल्क के मदारिस, एक रिलिजियस पॉपुलस जो था कंट्री का, वो ज़िया की सपोर्ट में था। इस वजह से 98% लोगों ने इस्लामाइज़ेशन के हक में वोट दिया। अब आप इसके ऊपर कोई भी बात बोल सर सकते इंटरनेशनल वॉच के मुताबिक इस पूरे रेफरेंडम में पाकिस्तान के टोटल 10% अफराद ने हिस्सा लिया, वोट कास्ट किए और हमने फिर आपकी पैदाइश से पहले की बात है ये हैं। आप वोट और टर्नआउट की बात कर रहे हैं। टर्नआउट की बात करें और उस 10% के 98% लोगों ने जो है वो ज़िया के हक में वोट कर दिया। अब सर मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान जैसे माशरे में आप किसी से कहें कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अमन और अमान कायम हो, खिलाफत राशिदा जैसा निज़ाम हो और मदीने की रियासत की झलक आपको नज़र आए, तो आप ज़िया-उल हक को वोट दें। तो आप मुझे बताइए कि एक मुसलमान मुल्क में कौन-सा मुसलमान है जो इसकी नफ़ी करेगा? तो ज़िया-उल हक ने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली भयानक किस्म का रिलिजियस ब्लैकमेल किया और उसके ऊपर पाकिस्तान की मासूम अवाम को जो है वो उन्होंने भड़काया, बल्कि इंस्टिगेट किया और इस इंस्टिगेशन के नतीजे में वो 5 साल के लिए आईनी सदर मुंतखब हो गए। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंज़ूर था कि वो ये 5 साल पूरे नहीं कर सके और जहाँ तक ज़िंदगी मौत का ताल्लुक है, वो तो अल्लाह ताला ने सबके लिए एक निज़ाम बेशक, रखा है। खैर उसके ऊपर हम तो आएँगे कि उस वो उनकी डेथ उनकी कैसे होती है। डेथ अभी अभी हम अगर इसको यहाँ पे फ़ॉलो अप करें, तो हम उसके ऊपर हम आएँगे सर। हम नेक्स्ट इस रिफ़ॉर्म की बात करते रेफरेंडम हैं। से इस रेफरेंडम के ज़रिए ज़िया साहब ने अपनी फ़ौजी वर्दी को लटका दिया और वो मुस्तक़िल शेरवानी वाले सदर बन गए, हुँ। जो पाकिस्तान की अवाम को शायद ज़्यादा पसंदीदा है कि आपका सदर ममलिकत भले आर्मी चीफ़ हो, भले उसके छाती पे जितने भी मेडल लगे हुए हों, भले 4 स्टार जनरल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शेरवानी पहन ले तो काबिल कबूल हो जाता है। ठीक है सर, अच्छा उसके जी, बाद लेकिन देखिए डेमोक्रेसी वापस भी तो आप देखिए सर एज़ अ प्लीज़ सदर, इलेक्शन की बात मत कीजिएगा अब आप। सर 1 मिनट, एक करनी तो पड़ेगी ना सर। एज़ अ सदर ज़िया का उस मनसब पे होना इस वजह से भी उस वक़्त ज़रूरी था कि इस्लामाइज़ेशन की इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेके चलना था। मुल्क को एक इस्लामी फलाही रियासत की तरफ लेके जाना था। और अगर आप डेमोक्रेसी खेलना चाहते हैं सर, तो डेमोक्रेसी लाने के लिए ज़िया ने 1985 में इलेक्शंस करवा दिए। हाँ, ठीक है, वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे और उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि मोहम्मद खान जुनेजो पीर पगारा की पार्टी से जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बन मुझे जाते एक हैं। बात बताएँ, दुनिया में कौन-सी मैं जमहूरियत के सही होने या गलत होने में बात नहीं कर रहा अभी, मैं इस आर्गुमेंट में नहीं जा रहा। दुनिया की कौन-सी जमहूरी हुकूमत ऐसी होती है, जो पहले इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के डिसाइड हो कि ये मुस्लिम लीग है और ये मुस्लिम लीग का मंशूर है और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। भाई, ये तो बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन थी। पहले पार्टी बनती है, फिर उसका मंशूर आता है, फिर वो इलेक्शन लड़ती है, फिर अगर अक्सरियत हासिल करती है तो उनका वज़ीर-ए-आज़म बनता है। ये कौन-सी जमहूरियत थी भाई? ये ज़िया-उल हक की बनाई हुई एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट थी, जिसमें उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो को स्पेसिफिकली चूज़ किया था। देखें, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में दीगर जो है वो सियासतदान ऐसे नहीं थे, जो ज़िया-उल हक के पैरों में बैठने को तैयार थे। तो ये ज़िया-उल हक की ताकत के सामने सड़ने को होने को बहुत लोग तैयार थे। कराची से खैबर तक एक तवील कतार थी सियासतदानों की जो शेरवानियों के नाप लेके बैठे हुए थे कि भाई आप इशारा करें साड़ी शेरवानी तैयार है ऐसी पहन के उस तो घूम के आ जाएंगे। लेकिन मसला ये कि मोहम्मद खान जुनेजो ही क्यों? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम एक से बढ़कर एक सीजन्ड और क्या कहते हैं तजर्बेकार सियासतदानों को छोड़ के
मोहम्मद खान जुनेजो जैसी पर्सनैलिटी को, जिनका इवन अभी तक सिंध की पॉलिटिक्स में कोई जो है वो कोई बड़ा काम नहीं था, नाम किसी हद तक था। तो ज़िया-उल-हक की नज़र-ए-करम जो है वो सबको छोड़ के, पंजाब के चौधरियों से लेकर ये सिंध के तमाम सरदारों से लेकर सबको छोड़ के क्यों मोहम्मद खान जुनेजो? मोहम्मद खान जुनेजो के अलावा ज़िया के पास 4 और ऑप्शंस थे, लेकिन उस उन 4 ऑप्शंस में ज़िया के बारे में जो कहा जाता है कि ज़िया को ये लगा कि ये शख्स जो है ये मुल्क के शायद ज़्यादा मुखलिस है, या ये शायद इस्लामाइज़ेशन के प्रोग्राम को आगे लेके चलेगा। तो ज़िया का मेन मकसद ये था कि टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, इट डज़न्ट मैटर इट्स मोहम्मद खान जुनेजो और बेनज़ीर भुट्टो, इट डज़ नॉट मैटर। यहाँ पे सर बात ये ज़िया के साथ या मुल्क के साथ या ज़िया के साथ? क्या? मोहम्मद खान जुनेजो किसके लिए बेहतर होंगे? मुल्क के लिए। अच्छा। और अल्टीमेटली ज़िया के लिए। सर एमआरडी को यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक बेनज़ीर भुट्टो अब्रॉड बैठ के एक मूवमेंट चला रही थी ज़िया के अगेंस्ट, व्हिच इज़ नोन एज़ मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तहरीक बहाली जमहूरियत। यस, बिल्कुल, तहरीक बहाली जमहूरियत, हक है। जिसके कैंडिडेट्स को बहुत बुरी तरह से डिफीट हुई थी। पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया अच्छा। और ज़िया ज़िया ने अपनी मर्ज़ी की, एक पाकिस्तान पसंद, पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का जज़्बा रखने वाली एक जमात को सर जो है अगर वो आपको आपको पाकिस्तान की जो है वो आपको अगर ज़माम इक़्तिदार थमा दी। आपको अगर ये लगता है कि ज़िया अपनी मर्ज़ी का बंदा लेके आया था जुनेजो की शक्ल में, तो ऑब्वियसली। जुनेजो ने बाद में ज़िया को बहुत सारे पोज़ीशंस के ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बन के भी दिखाया। ज़िया के अगेंस्ट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी की। उसने रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी काम किया और ज़िया और जुनेजो के आपस के इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ गए कि ज़िया ने फिर उसको डिसमिस भी किया। अच्छा, अग तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता कि ज़िया चले, वाज़ ज़िया-उल-हक हर दफ़ा तो सही नहीं करेंगे ना, एक दफ़ा गलत सिलेक्शन कर ली उन्होंने। उनके ख़्याल में जुनेजो इतने बेनाइन थे और इतने बेज़रर थे कि उन पे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। सर, एक और रिफ़ॉर्म के ऊपर हम बात करते हैं। डीनेशनलाइज़ेशन। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जज़्बात में आके पूरे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ कर लेते हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाती है, इंडस्ट्रियल परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल डाउन द ग्राउंड हो जाती है। ज़िया ने उनको वापस रिवाइव किया। कैसे रिवाइव किया सर? प्राइवेट ओनर्स को इंडस्ट्रीज वापस करके और उनसे ये वादा करके कि आइंदा नेशनलाइजेशन नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं होगी। इससे हुआ क्या सर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो कि ऑलरेडी बहुत सारी सोर्सेस से और भी आ रही थी, इंडस्ट्रीज को भी आना शुरू हो गई। सर ये तो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। सर देखिए, भुट्टो साहब हों या ज़िया साहब हों, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ पॉलिसीज़, ज़िया साहब ने डीनेशनलाइज़ेशन की बात की, नतीजा पाकिस्तान में 40,000 अफराद की बेरोज़गारी की सूरत में निकला और वो रियासत के पास, हुकूमत के पास उनके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था। सर वो एम्प्लॉयज़ थे जो कि एक्चुअली गोस्ट एम्प्लॉयज़ थे, वो एक बर्डन थे। वैसे ही एक बर्डन थे, उनको क्यों निकाला गया? आप मुझे एक बात बताएँ, एक प्राइवेट ओनर ऑफ द इंडस्ट्री है, वो क्यों चाहेगा कि मैं 10 ऐसे लोग रखूँ जो काम ना करते हों? ठीक है? तो बेसिकली ये वो लोग थे जो पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर थे और घुसाए गए थे इन जॉब्स के ऊपर भुट्टो के नवाज़िशात की वजह से, ताकि उसका वोट बैंक बढ़ सके। सो यार उनका तो निकाला जाना बिल्कुल लेजिटिमेट है। हाँ, बाद में जाके बेनज़ीर ने अपने दौर में इनकी सैलरीज़ भी डबल की, इनकी सारी पेंडिंग ड्यू सैलरीज़ भी दी और इनको अपनी पोज़ीशंस पे रीइंस्टेट किया, तो इनका तो अज़ाला हो गया था बाद में। सर डीनेशनलाइज़ेशन से अगर हम आगे चलते हैं, तो एक बहुत सैड इवेंट आई वुड से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज़ ओजेडी कैंप इंसिडेंट। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि फिर हम इस पे बात कर सकें। असल में नाम से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जानवरों की आलाइशों की बात हो रही है और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है, क्योंकि लाज़िमतन पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और कुर्बानी एक पाकिस्तान में फ़रीज़ा है। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर नवाह के इलाक़ों का जो एनिमल वेस्ट होता था, वो यहाँ लाके डंप किया जाता था और इसी एरिया में एक मिलिट्री जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट थी, जो आर्मी एम्यूनेशन डिपो था। तो ये पूरा इलाका ओजेडी कैंप के नाम से जाना जाता था और अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतनी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी, इतनी वेल कॉर्डन्ड ऑफ आर्मी के लाइक हार्ट ऑफ द मिलिट्री में ऐसा क्या हुआ सर कि वहाँ पे था क्या? पहले अब मैं देखिए चाहूँगा। वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिकन से जो असलहा वसूल किया और जो मिसाइल्स थे और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो जब अमेरिका ने सैम टेक्नोलॉजी जो है वो इनफैक्ट स्टिंगर मिसाइल्स। स्टिंगर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको आप कहते हैं सरफेस टू। सैम,
वो इंट्रोड्यूस किए और ला दिया था कि पाकिस्तान वाज़ द मेन कंट्री इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। वी वर फेसिंग ऑल द म्यूज़िक, सो वी डिज़र्व्ड कि हमें वो मिले। तो अगला गुमान ये है, लोगों का ख़्याल ये कि इसका डिपो था और इसमें कुछ एक्टिव मिसाइल्स भी थे जिनको आप फ़ौजियों की रवानगी करें, ज़िंदा ज़िंदा मिसाइल। तो 10 अप्रैल सन 1988 की सुबह, शायद गालिबन जुमेरात का दिन था, बुध का दिन था, सुबह 8 सवा 8 के दरमियान रावलपिंडी और उसके गिरद-नवाह के इलाके शदीद नौयत के धमाके से गूंज उठते हैं और उसके बाद सूरत-ए-हाल ये थी कि रावलपिंडी के शहरी जो हैं वो अपनी अपनी जानों की हिफाज़त के लिए इधर-उधर भागते फिर रहे थे और आईनी शाहिदीन के मुताबिक मिसाइल उनके पीछे थे, सही है? और लाइक बताते होते हैं कि ये हीट सीकिंग होते हैं और हीट सीकिंग होने की वजह से किसी भी सोर्स ऑफ हीट को जाके ये हिट कर देते हैं और इस हादसे में जो है वो ज़िया-उल-हक के बड़े देरीना और बड़े करीबी दोस्त साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान खाकान अब्बासी अब्बासी। साहब, जो उस वक़्त जीएम रेल पीयर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थे, वो ऑफ़िस जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तो एक मिसाइल उनकी गाड़ी को आके टकराता है जिसकी वज़ह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो तकरीबन 93 अफ़राद इस अंदोहनाक हादसे में जो है वो जाँ-बाहक हुए, शहीद हुए, हलाक हुए, सर जिसका जो 1 हफ्ते, परसेप्शन हो। पहले हफ्ते में हाँ, उसके बाद तो जो कैज़ुअल्टीज़ जो बहुत ज़्यादा हुई, कैज़ुअल्टीज़ बढ़ी, लेकिन जो 4000 से ऑन ज़्यादा। पर्टिकुलर दैट डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे 10th April 90 93 people were killed. So in the heart of the army, like headquarters and everything, this was a very very surprising thing to happen. इसकी implications जो थी वो उस वक़्त तो शायद किसी को नहीं समझ में आई थी, but long term it had to bring a lot of changes in the history of Pakistan, including the death of Zia. एब्सोल्युटली। सर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा इसको शॉर्ट करके अपना साइड ऑफ नैरेटिव बताऊँ, तो यहाँ पे मैं ज़िया की साइड चाहते हुए भी नहीं ले सकूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं इसके बारे में, जो फैक्चुअल जो रिटन है और जिस पे बहुत सारे लोग एग्रीड हैं, वो ये कि वो जो वेपन डिपो था, जहाँ पे एम्यूनेशन डंप था, वहाँ पे एक सीआई की टीम आने वाली थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के War लिए। audit. वॉर ऑडिट, क्योंकि और वो चाहते थे कि वो वहाँ से वेपन्स वापस लेके चले जाएँ। अगर वापस ना भी ले जाएँ तो कम से कम उनके पास ऑडिट तो हो ना कि क्या दिया, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ, क्या पाकिस्तान के पास, इन्वेंटरी है और क्या है पाकिस्तान। बिकॉज़ पाकिस्तान के ऊपर ये भी ब्लेम था कि अगर यूएस पाकिस्तान को 10 वेपन्स देता है, तो उसमें से 5 जाते हैं अफ़गानिस्तान और 5 रह जाते हैं पाकिस्तान में। देखिए, एक ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान की ऑडिट दुश्मनी में इंडिया जैसे ममालिक तो मुकम्मल इस होना चाहिए किस्म की सर। बातें करते रहते हैं। सर ऑडिट, अगर ये ऑडिट हो जाता, अगर ये ऑडिट हो जाता तो बहुत सारे पर्दों पे से जो है ना वो कवर हट जाना था। कहने का मकसद ये है कि सर वो ऑडिट से बचने के लिए कुछ इंटरनल कार्रवाई ऐसी की गई कि वहाँ पे जानबूझ के आग लगाई गई, ये सोच के कि एक बड़ा धमाका होगा और सब कुछ जल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हीट सिंक मिसाइल्स होते हैं, वो लॉन्च होना शुरू हो गए उस आग की वजह से, और उन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। इनफैक्ट कि इसके असरात बहुत सालों तक, बहुत सारे मिसाइल्स जो कि उस वक़्त एक्सप्लोड नहीं हुए और वो कंस्ट्रक्शन के बीच में एक्सप्लोड हो गए। बहुत सारी नई कंस्ट्रक्शन जो हुई, इस्लामाबाद जब एक्सपैंड हुआ तो बहुत सारे मिसाइल्स वहाँ पे एक्सप्लोड हुए। तो इसका बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, और ख़ास तौर पे भुगतना पड़ा किसको? मोहम्मद खान जुनेजो को। आप मुझे 3 रीज़न्स बता दें कि आपके ख़्याल में ज़िया ने मोहम्मद खान जुनेजो को पावर से क्यों डिसमिस किया? देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि मोहम्मद खान जुनेजो से जिस फर्माबरदारी और जिस गुलामी की उम्मीद थी ज़िया साहब को, वो उनकी तरफ से नहीं आई और ओजल के इंसिडेंट में उन्होंने एक बयान दागा मोहम्मद खान जुनेजो ने कि वी विल ब्रिंग द पीपल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, हूएवर इज़ रिस्पांसिबल, इवन इफ दैट इज़ द हाईएस्ट आर्मी जनरल। तो अच्छा। ऑब्वियसली ये बयान ऐसा था कि इसका इशारा ज़िया-उल-हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के अलावा किसी और की तरफ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। एंड दैट वाज़ टू मच फॉर द आर्मी टू डाइजेस्ट। सही। एक जो मुझे प्राइम रीज़न लगता है। हुँ। दूसरा रीज़न शायद ये था कि ज़िया-उल-हक की 7-8 साल की मेहनत जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में की और सब कुछ प्लान किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने अफ़गानिस्तान में, काबुल में फाइनली एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो इस्लामाबाद से लॉयल हो, हुँ। और वो सिर्फ़ सूरत में मुमकिन था कि जब अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस हो तो वहाँ पाकिस्तान फ़िज़िकली मौजूद हो। लेकिन जेनेवा अकॉर्ड ऑफ 1988 and signed by Mr. Mohammad Khan Jonejo, which forced Pakistan to withdraw from the Afghan territory at the same time as USSR and the United States and the rest of the forces. वेरी, वेरी तो वेरी ज़िया-उल-हक का फैक्चुअल। वो एक ख्वाब था
पॉइंट कि ऐसी गवर्नमेंट बने और वो पाकिस्तान की मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं थी, और ज़िया-उल-हक के ख्याल में दैट वुड लीड टू अ टेरिबल सिविल वॉर इन अफगानिस्तान व्हिच एक्चुअली हैपेंड। तो यहाँ पर मुझे ज़िया-उल-हक की फार साइटेडनेस का एतराफ़ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक लेन सा बहाना भी था, कवर तो करना था कि मोहम्मद खान जो है जो इस्लामाइज़ेशन नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। सर एक और रीज़न भी है मेरी नज़र में। बताइए। मोहम्मद खान जुनेजो ने गालिबन अपने डिसमिसल से 1 साल पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके अंदर ज़िया को इस बात की झलक नज़र आने लगी थी कि क्या ये डेमोक्रेसी को इस लेवल पे जाके रिस्टोर करने वाला है कि मेरी सदारत को नुकसान पहुँचेगा उससे। तो ज़िया की नज़र में मोहम्मद खान जुनेजो एक गले का कांटा बन चुके थे, जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि ज़िया ने बड़ी रिसर्च करके पूरे पाकिस्तान में से उनको चुना था। एक्चुअली ऐसा नहीं था सर। ज़िया ने अगर इतनी ज़्यादा वेल रिसर्च होते वो मोहम्मद खान जुनेजो इतने बड़े पपेट होते ज़िया के, तो वो कभी भी ये इक़दामात नहीं लेते, ना ये इस तरह के बयानात देते। मोहम्मद खान जुनेजो मेरी नज़र में एक इंडिपेंडेंट, ठीक है? और एक जमहूरियत पसंद वज़ीर-ए-आज़म थे, जो कि एक डिक्टेटर के अंडर प्रेसिडेंसी प्राइम एज़ अ प्राइम मिनिस्टर अपना प्राइम रोल प्ले करने में कामयाब रहे। तो आपके ख्याल में उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बेसिक एजेंडा क्या 8th अमेंडमेंट को रिवोक करना था? सर उसकी पहली स्टेज हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि ज़िया ने तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन लगाया हुआ था। इट वाज़ अ फ्री पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन 1985। सो पार्टीज़ को वापस से उनकी एक्चुअल शक्ल में लेके आना ही इटसेल्फ ज़िया के लिए बहुत बड़ा तो थ्रेट आप इस साबित बात को मानेंगे, इसको कंक्लूड करते हुए मैं एक बात कहूँगा, आप इस बात को मानेंगे कि ज़िया-उल-हक ने इतने अरमानों से जो हुकूमत बनाई थी, उसमें उनका सिलेक्शन जो था वो उनके लिहाज से गलत साबित हुआ, और उनको 3 साल के अरसे में इस हुकूमत को डिसॉल्व करना पड़ गया, बिल्कुल ऐसा और है। मोहम्मद खान जुनेजो बिकेम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द 8th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज़ कॉल्ड द 58(2)(b. To यस, yeah, he became the first victim, but not the last, obviously. यस अच्छा एब्सोल्युटली। जी, ज़िया-उल-हक ने डिसमिस किया मोहम्मद खान जुनेजो को, इलेक्शंस का ऐलान किया। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं, ये आपके ज़हन में रहे। जी, उन्नीस सौ 1886 में 1986 में, 1986 और में यस, बेनज़ीर भुट्टो ने, आप एक ख़ास बात देखें, बेनज़ीर भुट्टो ने कराची को चूज़ नहीं किया, लाहौर बेनज़ीर को भुट्टो चूज़ ने किया। लाहौर को चूज़ किया, और बेनज़ीर भुट्टो को जो वेलकम मिला, उस बात ने 1 मिलियन पीपल केम। लाइक सो मेनी पीपल, लाइक 1 मिलियन तो शायद एक महदूद अंदाज़ा था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह जो है वो बाहें फैला के लाहौर के लोगों ने और पंजाब के लोगों ने वेलकम किया, वो इस बात की गम्माज़ी था कि भुट्टो खाली सिंध में नहीं, पंजाब में भी ज़िंदा है। सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़िया की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने बाय फोर्स पीपल्स पार्टी, जो कि उस वक्त तक की सबसे पाकिस्तान की उस वक्त सबसे पॉपुलर ग्लोबल जमाना, पॉलिटिकल पार्टी थी। जब आप उस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आज आप पीटीआई की एग्जांपल ले लें, एग्ज़ैक्टली, कि मैं भी ये अगर आप कहने बाय वाला था। फोर्स किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, वो इतनी ज़्यादा रीइमर्ज होती है। एग्ज़ैक्टली, ठीक? आई एग्री टू सो दैट। दैट इज़ व्हाई बेनज़ीर वाज़ दैट मच पॉपुलर। लेकिन हम बेनज़ीर के दौर में भी आएँगे सर, बात करेंगे उस उसके पे भी ऊपर। बात करेंगे, उस पे उनके ज़िया-उल-हक को की भी बहुत। डेथ, ज़िया-उल-हक की डेथ। सर ज़िया-उल-हक की डेथ से पहले मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा-सा कुछ सक्सेसेस और आप कुछ फेलियर्स के ऊपर एक दफ़ा फिर, मेरी नज़र में आपका सर दिल नहीं ज़िया-उल-हक भर रहा ज़िया-उल-हक पे बात सबसे, करने से। सर मेरा फेवरेट है। सर सबसे माय फेवरेट डिक्टेटर। और माय फेवरेट डिक्टेटर। ओके सर, सबसे पहले डीनेशनलाइजेशन को मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 6.5% जीडीपी ग्रोथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ एक्स मैक्स प्रो 3 टाइम्स बढ़ जाती है, इस्लामिक रिफॉर्म्स, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, 3000 मदरसास, $3.2 billion aid from USA and 4 billion annually as in form of remittances। ये सब चीजें सर, इसका क्रेडिट आप ज़िया को नहीं देंगे तो और किसको अच्छा देंगे? जी, पाकिस्तान की पूरी एक नस्ल हेरोइन का शिकार होके मारी जाती है। पाकिस्तान की गलियों सर में वो तो ऑप्शनल है जिन ना, जिन झगड़ों में ज़िया ने सर आके सर आपके जिन मुंह में हीरोइन से सर निकाली ना। सर जिन झगड़ों में जिन सर झग सर अच्छा सर ज़िया-उल-हक शराब ने का स्टोर एक खुला हुआ है, मिनट, इसका मतलब आप सब ज़िया-उल-हक ने जाके शराब बात पिएंगे। सुनिए, इस सर रेमिटेंस मैं का मान ही नहीं सकता इस बात को। इस रेमिटेंस का फ़ायदा जो है वो एक लेमैन को किस सूरत में पहुँचा? क्या पाकिस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन चलना शुरू सर हो गई? सर सर क्या सर सर देखिए, हमने भी है महंगाई ना, कम हो गई थी सर, महँगाई कम हो गई महंगाई थी। कम हो तो गई। ये जब आप अमेरिका के जो है वो सामने सजदा-रेज़ रहेंगे, तो अमेरिका बहादुर के लिए जो है वो डॉलर छाप के थोड़ा-सा आपको दे देने में उनके लिए क्या प्रॉब्लम सर है? वीज़ा कहिए। पॉलिसीज़ आसान हो गई थी। अच्छा जी, तो ख़ैर इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। मेरे फुट पे चाचे जाता है तो कोई इससे शायद मुस्तफ़ीद ना हुआ हो, लेकिन बात दरअसल ये कि वी हैव टू लुक इंटू थिंग्स विद intellectual rationale. एब्सोल्युटली सर। And yes, there were some good things that happened. And one good thing that I really like is
that Pakistan was able to give a shut up call to the Indian propaganda, Mhm. right? Ziaul goes to India and tells the Indian Prime Minister कि अगर आपको पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने का बहुत शौक हो रहा है तो आप करें, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलूँगा फायर, उसके बाद फिर दुनिया जो है वो याद करेगी कि कोई हलाकू होता था, कोई जो है वो चंगेज़ सर खान एक होता था। और इसकी पूरी बात ये थी कि दुनिया में मुसलमान मुल्क तो 57 है, लेकिन हिंदू मुल्क सिर्फ एक है। एक है और इस किस्म की और बहुत सारी बातें तो यस वी हैव टू गिव क्रेडिट फॉर फ्यू थिंग्स टू ज़िया बट द थिंग इज़ दैट आई ऑलवेज़ से मैं अपने स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, मैं अपने ज़ाती जो है वो दोस्तों के हल्के में भी बात होती है कि हर इंसान जो है ना अच्छाइयों बुराइयों का मजमूआ है, राइट? Whoever does more good things is considered somebody good and successful. Whoever has more failures and successes, we consider him a failure. तो I feel कि ज़ियाउल की बहुत सारी पॉलिसीज़ की रेजोनेंस हम आज फेस कर रहे हैं। फैसला जो है ना 30 साल बाद बताता है, 40 साल बाद कि वो किस हद तक दुरुस्त था। जी। शायद 1988 में, 1980 में, इस पूरी दिहाई में, 80 की दिहाई में हमें अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों को वेलकम करना, उनको फैसिलिटेट करना, शायद अपनी तारीख़ का सबसे अच्छा फैसला लग रहा था। हुँ। लेकिन आज 30-35 साल बाद हम बैठे हैं, तो आज हम सर जोड़ के यही सोच रहे हैं कि क्या ये फैसला हमारे हक़ में था? क्या ये फैसला हमारे लिए और गलत 30 मिलियन 8 मिलियन हो चुके हैं। जी, नहीं 8 3 नहीं, मिलियन 8 मिलियन हो 3 चुके हैं। मिलियन, साढ़े 3 मिलियन से बढ़ के मुझे 14 मिलियन पॉपुलेशन हो अच्छा, चुकी है। अच्छा। फिर 14 मिलियन अफ़गानियों की। पॉपुलेशन 1 करोड़ 40 लाख अफ़गानी पाकिस्तान की टेरिटरी ओह! पे जो है वो एक आईडी कार्ड के तहत रह रहे हैं, सही है? और बहुत सारे शोबाजात में एक रोल भी प्ले कर रहे हैं, इससे कोई जी हाँ। नहीं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक इतना सब कुछ करने के बाद भी, अमेरिका को इतना प्लीज़ करने के बाद भी, अमेरिकन एम्बेसडर टू द साउथ एशिया आर्नल्ड राफ़ेल के की हमरकाबी के बावजूद एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? सर अमेरिका या यूएस की जब हम बात करते हैं ना, आप बोल सकते हैं मोस्ट डिसीविंग एलाय ऑफ पाकिस्तान। अनट्रस्टेड फ्रेंड। अनट्रस्टेड फ्रेंड। वजह ये है, जैसे ही यूएसएसआर की जो है वो विड्रॉ अभी इसने किया भी नहीं होता कि अमेरिका की आंखें पाकिस्तान के अगेंस्ट ऊपर चढ़ जाती हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नजर आने लग जाता है। हम एक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट कंट्री भी बनना शुरू हो जाते हैं। जिया की इस्लामिक रिफॉर्म्स भी उनको बुरी लगने जाती है। एड भी रोक ली जाती है। रेफ्यूजी एड जो हमारे ऊपर एक बर्डन है, अमेरिका का तोहफा है हमारे लिए, वो रेफ्यूजीज, उनकी एड रोक दी जाती है, मिलिट्री एड रोक दी जाती है, F-16 की डिलीवरी रोक दी जाती है। फ्रेस्लर अमेंडमेंट की बातें शुरू हो फ्रेस्लर अमेंडमेंट की बातें शुरू हो जाती हैं। सर ये सब विदिन 6 मंथ्स होता है, जब ये चीज़ डिसाइड हो चुकी होती है कि यूएसएसआर इज़ गोइंग टू विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान एंड विल नो मोर बी अ सुपर पावर। सर एग्री। मैं यहाँ पे यूएस से जो था, जिसने ज़िया को इतना एनकरेज किया और अफ़गान वॉर में इतना सपोर्ट किया, वही यूएस से ज़िया की कह सकते हैं कि प्लेन क्रैश का रिस्पॉन्सिबल भी है। ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सो देखिए, एक यहाँ पे मैं आपसे 2 बातें कहूँगा। फ्रांस के सदर थे चार्ल्स डी गॉल, जिनके नाम पे पेरिस का सबसे मशहूर एयरपोर्ट है। उनसे पूछा गया कि हू आर द फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका? तो उसपे चार्ल्स डी गॉल ने कहा अमेरिका डज़ नॉट हैव फ्रेंड्स, अमेरिका हैज़ एलाइज़, राइट? एंड एलाइज़ आर टेम्परेरी, दे आर कंडीशनल, फ्रेंड्स आर अनकंडीशनल। हाँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ज़िया-उल-हक के इस पूरे एपिसोड से, सही है? और पूरी एफर्ट से और जिस तरह ज़िया-उल-हक ने द ब्राउन बियर को नकेल डाल के उसको ज़मीन में झुका दिया क्या बात है सर! और जो है वो मैं इस मैं बात से इनकारी नहीं हूँ बिल्कुल भी वाह-वाह बोलने का दिल कि चाह रहा है मेरा बिल्कुल, बिल्कुल अंदर से। कि जनरल ज़िया-उल-हक ने इस पूरी एडवेंचर में पाकिस्तान को जो तोहफ़े दिए वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि द माइटी यूएसएसआर वाज़ फोर्स्ड टू सकम्ब टू दिस प्रेशर courtesy to this Afghan war which was fought by CIA and ISI, इसमें कोई शक नहीं है। अफ़गान मुजाहिदीन का एक अपना एलिमेंट था, तो ये आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरी एपिसोड में पता है क्या चलता है? नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव द टिश्यू पेपर यू आर, वंस यूज्ड यू गो इन द डस्टबिन। एग्रीड, एग्रीड सर। प्लेन क्रैश होता है, ज़िया का एक ट्रेजिक हादसा, जिसको कोर्ट इस तरह से किया जाता है कि आम की पेटियाँ रखी गई थी। और अच्छा, ज़िया को ये बात मालूम थी कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। उनके साहबजादे ने किसी इंटरव्यू में पोस्ट बात जी की हाँ, थी, जी हाँ। इजाज़ुल-हक साहब ने। इजाज़ुल-हक साहब फरमाते हैं कि उनके वालिद साहब को उस दिन सुबह ही मालूम था कि आज मेरे ऊपर अटैक होना है। तो जो अमेरिकन टीम उनसे मिलने आई थी, जिसमें बहुत हाई हाई ऑफिशियल्स थे, आर्नल्ड राफेल। अनिल राफेल वगैरह, और ये तकरीबन 13 अमरीकी और 9 पाकिस्तानी मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स
ठीक है, वो एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और कहा जाता है कि ज़िया उनको डेलिबरेटली अपने साथ प्लेन में ट्रैवल करवा रहे थे। द मीटिंग वाज़ ऑलरेडी ओवर, बट दे हैड टू ट्रैवल इन द सेम प्लेन विद ज़िया बिकॉज़ ज़िया थॉट कि अगर ये अमरीकी मेरे साथ होंगे तो शायद मेरी जान बच बच जाए। लेकिन सर हैरत अंगेज़ तौर पे वो प्लेन में ब्लास्ट हुआ और किसी के कोई रिमेन्स नहीं मिले, ज़िया साहब का सिर्फ जबड़ा मिलता है जिनके नाम पे जबड़ा चौक बन जाती जी, है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फैसल मस्जिद के आते हुए। मगर मगर सर अमेरिका अपने ही लोगों की डेथ को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता। अमेजिंग बात। शायद इसलिए कि उनको लग रहा हो कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस पूरे एडवेंचर में काबू करने में नाकाम रहे। हुँ, हो सकता है कि अमेरिका ऐसे को है। ये लग रहा हो कि ये वो लोग थे जिनको एक मिशन दिया गया था कि पाकिस्तान को जो है वो टेम करके रखा जाएगा और ज़िया-उल-हक को टेम करके रखा जाएगा हुँ, और ये इससे बाहर निकल गए क्योंकि देखें अगर आप चीज़ों को लिंक करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। ज़िया-उल-हक बावल लंगर क्यों गए थे आपको पता है? जिस रिवर से वापस आ रहे थे टैंक्स की कोई एग्ज़ैक्टली एग्ज़िबिशन थी। पाकिस्तान एग्ज़िबिशन नहीं थी, पाकिस्तान ने एक सेल्फ मेड टैंक बनाया था जो अल खालिद के नाम से अच्छा। लॉन्च किया गया और उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज़ उसकी जो इनॉग्रेशन एक्सरसाइज़ थी, वो हुई थी क्योंकि वो सहराई इलाका है वहाँ पर जो है वो उस किस्म की मिलिट्री एक्सरसाइज़ होती रहती थी। उसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो 1987 से लेके 88 तक ज़िया-उल-हक की डेथ से पहले तक पाकिस्तान ने हतफ़ अव्वल, हतफ़ दोम, उन्ज़ा और इस किस्म के कुछ मिसाइल्स जो हैं वो जो है लॉन्च किए जिसमें आईसीबीएम्स तो नहीं थे और हमारे साथी जो इसको पढ़ा रहे हैं लाइक मुख्तलिफ इदारों में, उनकी इत्तला के लिए बता दूँ कि आईसीबीएम्स जो हैं वो बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं और उनका एक पेलोड होता है। तो खैर फॉर मेनी ऑफ द पीपल हू आर टीचिंग पाकिस्तान स्टडीज़ मस्ट बी समथिंग न्यू एंड प्रोबब्ली अनडाइजेस्टेबल एज़ वेल बट पाकिस्तान ने कुछ ऐसे मिसाइल्स का तजर्बा किया जिसकी वजह से न सिर्फ इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बल्कि अमेरिका का एक बड़ा ही अनकंडीशनल और लाइक अनडिस्प्यूटेड एलाय इन द मिडल ईस्ट इज़राइल was also very concerned about it because Pakistan had the capacity to give them a knock knock on the door with the missiles that Pakistan had made. और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि वो जो स्टिंगर्स आए और स्टिंगर्स नहीं मिले और बहुत कुछ हुआ, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान ने यूज़ की। तो ज़िया-उल-हक एक्चुअली वाज़ बिकमिंग अ थ्रेट टू द अमेरिकन्स एज़ फार एज़ आई बिलीव एंड शायद ज़िया-उल-हक के से तमाम इख्तिलाफ़ात, ज़िया-उल-हक की तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो शदीद तनकीद के बावजूद पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम था, वो ज़िया-उल-हक की मरहून मिन्नत था और शायद इसकी कीमत उन्होंने अपनी जान जान के से साथ अदा भी। की। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात है, ज़िया-उल-हक के इंतकाल या मेरी वालिदा के बकौल शहादत क्योंकि मेरे घर में 3 दिन खाना नहीं पड़ रहा था इसके बाद, अच्छा, अच्छा इस माशाल्लाह। शदीद नौइयत का सदमा था फिर भी और आप ज़िया के इतने अगेंस्ट नहीं थे। असल में आप पढ़ लेते हैं तो मसला हो जाता है। सही। पढ़ने-लिखने का नुकसान भी होता है कभी-कभार। तो ज़िया-उल-हक के जिस दिन ये डेथ हुई है, उस दिन हमारे वक़्त के ऑफ़िस में एक कॉल आती है, पौने 2 बजे के करीब यानी ये पौने 4 बजे का वाक़या, पौने 2 बजे 2 घंटा पहले और फ़ोन करने वाला क्योंकि उस ज़माने में सीएलआई वगैरह का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लैंडलाइन पे कॉल थी जिसमें पूछा गया कि क्या आप तस्दीक कर सकते हैं कि ज़िया साहब का जो है वो हवाई हादसे में इंतकाल हो गया? तो उस कॉल को जैसे किसी भी अफ़वाह को इग्नोर किया जा सकता था, कर दिया गया। लेकिन पौने 4 बजे के बाद वो कॉल जो है वो पाकिस्तान में की गई। उस दिन की क्या शायद पूरे तारीख़ की सबसे अहम कॉल बन गई जो ट्रेस नहीं हो सकती। तो देयर वाज़ समथिंग ऑब्वियसली सम पीपल न्यू इवन ये एजाज़ुल हक साहब वाली बात जो हमने की, तो एक एडवेंचर जो 5 जुलाई सन 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलटने से शुरू हुआ, वो एडवेंचर अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों से होता हुआ ओजड़ी कैंप के धमाके की आवाज़ के साथ और आखिरकार बस्ती लाल कमाल में C-130 हरक्युलिस द वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड मिलिट्री प्लेन्स के तबाही की सूरत में निकलता है, जिसमें जनरल ज़िया-उल-हक और दीगर 34 मिलिट्री पर्सनल्स मारे जाते हैं और उसमें पाकिस्तान की पूरी टॉप मिलिट्री ब्रास एलिमिनेट हो जाती है। सर आपके ख़्याल में क्या ये कोई इनसाइड जॉब नहीं हो सकती? देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी जितने बड़े भी हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते हैं ना, तो ये वो इनसाइड एंड आउटसाइड जॉब का कॉम्बिनेशन हुँ, होता है, सही है? तो पाकिस्तान आर्मी में ये इस किस्म के वाक़यात पहले भी हुए, तो ये उनको डिफ्यूज़ भी किया गया, उनसे नुकसानात भी हुए और खाली पाकिस्तान आर्मी का मसला नहीं है, दुनिया भर में
जो है जी। वो आपके सामने इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल मौजूद है जी। कि इंदिरा गांधी के मोस्ट ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स बीएन सिंह और दूसरे का नाम मुझे सब याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इंदिरा गांधी को पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी। अनवर सादात को देख लें आप, सर यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी को देख लें आप, तो देयर इज सीरीज ऑफ इनसाइड जॉब्स व्हिच आर एविडेंट। तो इवन जियाउल हक मस्ट हैव बीन अ विक्टिम ऑफ एन इनसाइड जॉब एज वेल। सर इस जिया की पूरे टेन्योर से अगर हम कुछ लेसन लेना चाहें तो लेसन नंबर 1 इज अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यस, प्रिसाइजली। और इत्तेफाक की बात है कि मैं आपने मेरी जबान के How much- मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए आपने। regardless of how much powerful you are, you don't know where you are going. सर ज्यादा अरसा नहीं गुजरा ना, हम सब ने देखा कि परवेज मुशर्रफ जैसे ट्रस्टेड एलाई को अमेरिका ने ऐसा बेयारो मददगार छोड़ा कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान जिसमें उन्होंने इस तमतराक से हुकूमत की, मरने के लिए भी नहीं आ सके। सही बात। तो कैन यू कैन नॉट ट्रस्ट दी अमेरिकन्स। It's concluded over here, sir. Thank you बहुत very अच्छी much, Aniq. discussion। It was a wonderful discussion, and there were few things that I revisited about Zia, and I hope there were few things that you also revisited about Zia, because this is the beauty of the debate And when conversation. two educated people are sitting and talking about something. And over here, like I would like to give a message to some of the teachers that are teaching Pakistan studies. Please correct your facts. Thank you very much.